हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखते हैं पर परागण की विधियाँ। पर परागण की विधियाँ और इसमें आगे देखेंगे अपन निषेचन। पर परागण का तात्पर्य है कि एक पौधे के पुष्प से परागकोश उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो उसको पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग पौधों के अंदर ये पर परागण अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। पहला अपन देखते हैं इसमें वायु परागण। जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसको वायु परागण कहते हैं। ग्रेमिनी कुल के जो पौधे हैं जैसे घास है, इनके अंदर वायु परागण पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जलीय पौधों में भी वायु परागण होता है। तो वायु परागण जिन पौधों में पाया जाता है उनके पराग कणों में कुछ खास अनुकूलन पाए जाते हैं। ये पराग कण संख्या में अधिक बनते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं और शुष्क होते हैं। इन पौधों की वर्तिकाग्र में भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। वर्तिकाग्र या तो ब्रुश टाइप की होती है या फिर पक्षमाभिकाएँ होती हैं। तो वायु परागित जो पुष्प हैं इनमें जैसे घास, मक्का, कुछ जलीय जो पौधे हैं उनके अंदर है जैसे पोटामेजिटोन, मीरियोफिलम, ये दोनों पोटामेजिटोन और मीरियोफिलम जलीय पौधे हैं जिनके अंदर वायु परागण पाया जाता है। दूसरा इसमें जल परागण। जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। तो ऐसा पर परागण जो जल के माध्यम से होता है उसको जल परागण कहते हैं। जल परागण अक्सर जलीय पौधों में होता है, परंतु सभी जलीय पौधों में भी जल परागण नहीं होता। जल परागण दो तरीके से हो सकता है, अधोजल परागण अधो का अर्थ होता है नीचे। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे पौधे जो जल निमग्न होते हैं यानी पानी में डूबे हुए होते हैं, उन पौधों के अंदर ये जल के अंदर ही पर परागण की क्रिया होती है। तो इसको कहते हैं अधोजल परागण। जैसे इसमें नाजास, जोस्टेरा, ये जो पौधे हैं इनके अंदर अधोजल परागण होता है, यानी ये पानी में डूबे हुए होते हैं और पानी के अंदर ही इनमें पर परागण की क्रिया पाई जाती है। दूसरा होता है अधिजल परागण। अधि का अर्थ होता है ऊपर, यानी ये ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्पीय भाग जल की सतह पर होता है। तो पर परागण की क्रिया जल की सतह पर पाई जाती है। इसको अधिजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण जो है वो वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। तो इस तरह से जल परागण है वो कुछ पौधों के अंदर जल के अंदर होता है तो वो अधोजल परागण कहलाता है। कुछ पौधों के अंदर पुष्पीय भाग है वो जल की सतह पर होते हैं और परागण की जो क्रिया है वो जल की सतह पर होती है, तो इसको कहते हैं अधिजल परागण। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जलीय पौधे होते हुए भी कि उनके अंदर जल के द्वारा परागण नहीं होता। ऐसे पादपों में जैसे निम्फिया, ये जलीय पौधा है परंतु इसके अंदर कीट परागण होता है।
निम्फिया जलीय पौधा है, परंतु इसमें कीट परागण होता है। इसी तरह से पोटामेस्टोन और मीरियोफिलम ये भी जलीय पौधे हैं, पर इन दोनों के अंदर वायु परागण पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जलीय पादपों के अंदर जल परागण होता हो। कुछ इस तरह के पौधे भी हैं जो वास्तव में हैं तो जलीय पौधे, परंतु इनके अंदर परागण की विधि है वो अलग है। निम्फिया के अंदर कीट परागण होता है, पोटामेस्टोन और मीरियोफिलम में वायु परागण होता है। इसके अलावा तीसरी जो विधि है इसमें इसे पक्षी परागण, पक्षी परागण में ये होता है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं इनमें पुष्प आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। तो पक्षी जो हैं उनके मकरंद को चूसने के लिए एक पुष्प पे जाते हैं, फिर दूसरे पुष्प पे जाते हैं, और इस तरह से उनके द्वारा ये परागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे हिमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, इस तरह के जो पक्षी हैं उनके द्वारा परागण की क्रिया काफ़ी हद तक संपन्न होती है। पक्षियों के द्वारा परागण की जो क्रिया है इसमें जैसे सेमल, पलास, बिग्नोनिया, ये इस तरह के पौधे हैं जिनके अंदर पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया पाई जाती है। कीट परागण यानी जिन पौधों के अंदर कीटों के द्वारा परागण की क्रिया पाई जाती है उसको कीट परागण कहते हैं। कीट परागण की क्रिया जैसे तंबाकू, सरसों, आक, ऑर्किड्स, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके द्वारा कीटों के द्वारा ये परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा चमगादड़ के द्वारा कुछ पौधों के अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। इन पादपों में जैसे कदम्ब, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली, ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा जैसे सेमल और गुलमोहर हैं, सेमल और गुलमोहर, इन दोनों के अंदर ही गिलहरी के द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। सेमल ऐसा पौधा है कि जिसके अंदर वायु परागण भी होता है और गिलहरी के द्वारा भी परागण होता है। तो कुछ इस तरह के ये पौधे हैं जिनके अंदर ये पर परागण की विधियाँ अलग अलग पाई जाती हैं, जिनमें जैसे वायु परागण है तो ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। परागकण हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं, और इनकी वर्तिकाग्र में भी कुछ अलग अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे वर्तिकाग्र पक्षमाभीय होती है या ब्रुश टाइप की होती है। तो घास है, मक्का है, पोटामेस्टोन है, मीरियोफिलम है, ये इस तरह के पादप हैं जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है। जल परागण यानी जल के द्वारा होने वाला परागण, तो ये दो तरह से कुछ पौधे जो जल निमग्न हों
उनको तो अधोजल परागण कहते हैं, और कुछ पौधे जिनके अंदर परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है उसको कहते हैं अधिजल परागण। अधोजल परागण नाजास और दोस्टेरा में पाया जाता है। अधिजल परागण है वो वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। तो वेलिस्नेरिया वैसे जल निमग्न पादप है, पर इसमें जब पुष्प आते हैं तो उसका पुष्पवृंत बहुत लंबा हो जाता है और पानी की सतह पर आ जाता है, और उसके कारण से उसमें अधिजल परागण होता है। कुछ जलीय पौधे जैसे निम्फिया है, इनके अंदर कीट परागण होता है। ऐसे ही पोटामेजिस्टोन और मीरियोफिलम हैं, इनके अंदर वायु परागण होता है। फिर पक्षी परागण, जिनके अंदर सेमल है, प्लास है, बिग्नोनिया है, इनके अंदर पक्षी परागण पाया जाता है। ऐसे ही कीट परागण है, इसमें आँख है, ऑर्किड्स हैं, सरसों है, इसके अंदर कीट परागण होता है। उसके बाद चमगादड़ के द्वारा जैसे कतम, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली, इनके अंदर चमगादड़ के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। इसके अलावा गिलहरी के द्वारा भी पर परागण पाया जाता है, वो सेमल में और गुलमोहर में होता है। तो इस तरह से कुछ ये पर परागण की विधियां हैं। परागण होने के बाद में फिर निषेचन की क्रिया ये संपन्न होती है। तो अब देखते हैं अपन किस तरह से इन्हें आवृत बीजी पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया पाई जाती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लिलियम में लिलियम पादप में सबसे पहले इसका अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है कि नर और मादा युग्मकों का संयोजन होना। नर तथा मादा युग्मकों का नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब इन पुष्पी पादपों में यानी एंजियोस्पर्म में निषेचन की क्रिया किस तरह से संपन्न होती है, तो इसको समझने के लिए अपन पहले बीजांड से लेकर के शुरू करते हैं। ये क्रिया जो है
अब यहाँ यदि पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट है, इस अनुदैर्घ्य काट में अपन देखें तो ये तो इसका वर्तिकाग्र, ये इसमें वृत्तिका, ये वाला जो पूरा भाग है ये इसका अंडाशय वाला पार्ट है। इसमें अंदर की साइड में ये जो बीजांड है, इस बीजांड में ये प्रतिमुखी कोशिका, ये द्वितीय केंद्रक, ये इसमें बीच वाली जो है ये तो है अंड कोशिका, और साइड की ये दोनों जो हैं दोनों ये सहायक कोशिका। तो इस तरह से ये अनुदैर्घ्य काट के अंदर अपने को इस तरह का दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले जब पर परागण की या स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी परागण की क्रिया जब होती है तो परागण की क्रिया के द्वारा परागकण यहाँ पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं। परागण की क्रिया के द्वारा परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। वर्तिकाग्र पर आने के बाद में इन परागकणों का अंकुरण होता है। जब सजातीय परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इनके अंदर इनका अंकुरण होता है। अंकुरण होने पर परागनाल बनती है। तो जैसे इसमें ये परागकण है, यहाँ पर इन परागकणों के अंदर जब इनका अंकुरण होता है तो परागकण के अंतःचोल से और एक नलिका निकलती है। ये इस तरह से, इस नलिका को कहते हैं परागनाल। परागकण के अंकुरण से इसके अंतःचोल से एक नलिका का निर्माण होता है जिसको परागनाल कहते हैं। परागकण के दोनों नर युग्मक इस परागनाल के अग्रसिरे के ऊपर गति करते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसका अग्रसिरा है तो दोनों नर युग्मक इसके अग्रसिरे के साथ साथ में गति करते जाते हैं। कुछ पौधों के अंदर ये जो वर्तिका है ये वर्तिका खोखली होती है। कुछ पादपों के अंदर वर्तिका के अंदर विभज्योतिकी ऊतकों का निर्माण, यहाँ पर विभज्योतिकी ऊतक भरे रहते हैं। तो ऐसे पादपों के अंदर पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से इन विभज्योतिकी ऊतकों का पाचन हो जाता है और इसके केंद्रीय भाग में एक नाल बन जाती है। उस नाल के माध्यम से ये परागनाल ग्रोथ करती है। जब ये नीचे आकर के बीजांड में प्रविष्ट होती है तो ये बीजांड द्वारीय सिरे की ओर ग्रोथ करती है। तो इसमें परागनाल का विकास यानी परागनाल वृद्धि करती है और वृद्धि करते हुए ये बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर आती है। ये पुष्प, इसका ये वाला जो छोर है ये बीजांड द्वार कहलाता है। अब ये परागनलिका जो है वर्तिका में वृद्धि करते करते और आगे जा कर के जब बीजांड में प्रवेश करती है तो बीजांड में प्रवेश करने के लिए अलग अलग पादपों के अंदर ये अलग अलग रास्ता चुनती है। कुछ पौधों में यानी अधिकांश पादपों में तो बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है। परागनाल का बीजांड में प्रवेश, ये बीजांड में प्रवेश अलग अलग तरीके से है, अलग अलग पथ के द्वारा है। अधिकांश पादपों में
ये बीजांड द्वार से होकर के अंदर प्रवेश करती है। तो इन पादपों में तो क्या होता है कि ये जैसे परागनलिका है, ये परागनलिका यूँ ग्रोथ करती है और ग्रोथ करते करते आगे की साइड में ये इस तरह से बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते ये इस बीजांड द्वार वाले छोर के पास आ जाती है। अब ये बीजांड द्वार वाले छोर के पास आने के बाद में जब बीजांड के अंदर प्रविष्ट होती है उस समय या तो ये अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच से होकर के अंदर प्रविष्ट होती है, या फिर सहायक कोशिका और अध्यावरण इन दोनों के मध्य से होकर के अंदर प्रविष्ट होती है, और तीसरा पथ ये भी चुन लेती है कि ये एक सहायक कोशिका के अंदर से होकर के प्रविष्ट होती है। तो इस तरह से बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए भी इसमें 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। कुछ पौधों के अंदर ये अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से अंदर प्रविष्ट होती है, कुछ पादपों में एक सहायक कोशिका और अध्यावरण के मध्य से होकर के अंदर प्रविष्ट होती है, और कुछ पादपों के अंदर ये एक सहायक कोशिका के अंदर से होकर के प्रविष्ट होती है। जब परागनाल बीजांड में प्रविष्ट हो जाती है तो इसके अग्र सिरे के ऊपर छिद्र बन जाता है, उसके कारण से इसके दोनों नर युग्मक यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। जब ये दोनों नर युग्मक यहाँ आकर के स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक नर युग्मक यहाँ अंड कोशिका के केंद्रक से जुड़ जाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से जुड़ जाता है और इस तरह से ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यानी नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया निषेचन की क्रिया है। तो इस तरह से ये अंड कोशिका का केंद्रक और एक नर युग्मक ये यहाँ पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा नर युग्मक ये जो द्वितीय केंद्रक है इस द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है और इस तरह से ये दूसरी बार निषेचन की क्रिया हो गई। अब चूंकि ये निषेचन की क्रिया 2 जगह, एक तो यहाँ पर अंड कोशिका में और दूसरा द्वितीय केंद्रक में यहाँ पे संपन्न हुई है, इसलिए इसको कहते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन यानी 2 बार ये निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई। अब चूंकि यहाँ पर द्वितीय केंद्रक 2 केंद्रक हैं और एक यहाँ पर नर युग्मक आकर के जुड़ गया है, यानी इसका केंद्रक जुड़ गया, तो 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिक संलयन। इस तरह से एंजियोस्पर्मी पादपों के अंदर ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया पाई जाती है। सबसे पहले नवास्यन ने इसका अध्ययन किया था। लीलियम नामक पादप में ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन का अध्ययन नवास्यन ने किया। दूसरा जो रास्ता है इसका परागनाल का बीजांड में प्रवेश करने का, वो होता है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश इसमें यह होता है कि ये जो परागनाल है ये आगे वर्तिका से ग्रोथ करते करते यहाँ बीजांड द्वार से इधर सीधा नहीं आकर के और सीधे ही निभाग वाले सिरे से यहाँ से ये प्रविष्ट हो जाती है। तो इसमें जैसे ये बीजांड है और इस बीजांड के अंदर ये परागनाल का जो रास्ता होगा ये निभाग वाले सिरे से होकर के यदि बीजांड में प्रविष्ट होती है
तो इसको निभागीय प्रवेश कहते हैं। ऐसा कैजुराइना, बिटुला और जुगलेंस इन पौधों के अंदर ये निभागीय प्रवेश पाया जाता है। तो जब परागनाल बीजांड में निभाग के सिरे से होकर के यदि बीजांड में प्रविष्ट होती है तो इसको निभागीय प्रवेश कहते हैं। कैजुराइना, बिटुला और जुगलेंस में इस तरह का पाया जाता है। तीसरा जो रास्ता है इसका, ये होता है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश, इस अध्यावरणीय प्रवेश में ये होता है कि ये जो परागनाल है ये इधर से निभाग से प्रविष्ट न होकर के फिर आकर के यहाँ अध्यावरण वाले सिरे से अंदर प्रविष्ट होती है। तो इसमें ये हो जाएगा जैसे ये बीजांड है, यहाँ परागकण अंकुरित होकर के जो परागनाल निकलती है वो परागनाल यहाँ अध्यावरण से होकर के फिर बीजांड में प्रविष्ट होती है। तो इस तरह का यदि ये पथ चुनती है तो इसको कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। इस तरह का अध्यावरणीय प्रवेश ये कुकुरबिटा और पोपुलस में पाया जाता है। तो इस तरह से बीजांड में परागनाल के प्रविष्ट के ये अलग अलग 3 रास्ते हो गए: बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। तो इस तरह से ये परागनाल बीजांड में प्रविष्ट होने के बाद में फिर ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया इसमें पाई जाती है। तो ये मुख्य गुण है एंजियोस्पर्म पादपों का कि एंजियोस्पर्म पादपों में द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया पाई जाती है। कुछ पादपों के अंदर अनिषेचता का गुण भी पाया जाता है और इसमें यह होता है कि पूर्णतया जननक्षम और कार्यक्षम नर और मादा युग्मकों का भी आपस में संलयन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को कहते हैं अनिषेच्यता। अनिषेच्यता या असंगतता, तो इसमें पूर्णतया कार्यक्षम और जननक्षम नर और मादा युग्मकों का तो जो पूर्णतया कार्यक्षम और जननक्षम नर और मादा युग्मक हैं वो भी आपस में संयोजित नहीं हो पाते, यानी वो संयोजन में विफल होते हैं। तो इस तरह की क्रिया को अनिषेच्यता कहते हैं। ये अनिषेच्यता 2 प्रकार की पाई जाती है: अंतरजातीय इसमें यह होता है कि एक ही वंश की 2 अलग अलग जातियों के मध्य ये अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे ब्रासिका कंपास्ट्रिस और ब्रासिका रेपा।
ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका रेपा ये एक ही वंश की जातियां होने के बावजूद भी इसमें पूर्णतया कार्यक्षम और जननक्षम नर और मादा युग्मकों का संयोजन नहीं होता है। दूसरा इसमें है आंत्र जातीय में ये होता है कि एक ही जाति के पूर्णतया कार्यक्षम और जननक्षम नर युग्मक भी आपस में संलयित होने में विफल होते हैं, ऐसा प्रिमूला में पाया जाता है। प्रिमूला के अंदर दो टाइप के पुष्प आते हैं। एक पुष्प में पराग वर्तिकाग्र लंबी होती है, परागकोश छोटे होते हैं। दूसरे में परागकोश बड़े होते हैं, वर्तिका छोटी होती है। तो इसमें यह होता है कि बड़े परागकोश के पराग कणों से बड़ी वर्तिका ही संयुक्त हो पाती है और छोटी जो वर्तिका है वो छोटे परागकोश के पराग कणों से संयोजित हो पाती है। तो इस तरह से प्रिमूला के अंदर ये आंत्र जातीय अनिषेचता पाई जाती है। तो एंजियोस्पर्म पादपों में इस तरह से ये पर परागण की विधियाँ और निषेचन की क्रिया, इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।